गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है जीने की कला। हमारे पाठ का प्रकार है निबंध। स्टूडेंट्स, इसके लेखक है मौलाना अबुल कलाम आजाद। हम सब जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और जो अरबी फारसी भाषा में निपुण थे। इनका जन्म सन 1885 ईस्वी सन में हुआ था एवं इनका निधन सन 1958 ईस्वी में हुआ था। स्टूडेंट्स, लेखक ने ये निबंध कि जिसका शीर्षक रखा है जीने की कला। लेखक इसमें बताना चाह रहे कि इंसान में बहुत सारी कलाएं होती है, लेकिन सबसे महत्व की जो कला है जीने की कला। इसमें जीने की कला सबसे सरल काम मर जाना है। जीने की कला में अगर तुम किसी बात से उदास हो गए हो तो सबसे जीवन में अगर कोई सबसे सरल काम है तो वो है मर जाना। व्यक्ति जब परिस्थितियों से हार जाता है तो वह गलत निर्णय लेता है। वह भगवान के दिए गए सुंदर जीवन को अपने हाथों से खत्म कर देता है, जो ईश्वर के दरबार में सबसे बड़ी सजा है। तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि भगवान के दिए गए जीवन को हम अपने हाथों से खत्म कर दें। हमारे लेखक कहते हैं कि हमें अगर इतना सुंदर जीवन मिला है तो हमें वह जीवन जीना आना चाहिए। इस संसार में सभी तरह के लोग हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मध्यम परिवार का है, लेकिन लेखक कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो हमें खुश रहना चाहिए। दुख और सुख जीवन में आते रहते हैं, लेकिन हमें खुश रहना चाहिए। हमें हमारी खुशी से दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। हमारा जो चेहरा है एक आईने की तरह है। अगर तुम प्रसन्न नहीं हो, तुम किसी बात से दुखी हो तो चेहरा बोल देता है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि लोग हमारे दुखों को बड़े ध्यान से सुनेंगे, लेकिन उसी का मजाक वह 4 लोगों में खड़े होकर जरूर उड़ाएंगे। तो हमें लेखक कहते हैं कि खुश रहना है। लोग हमारे दुख को सुनते समय हमारे लिए बहुत सारी हमदर्दी बताएंगे, लेकिन वो हमदर्दी सिर्फ सामने ही होती है और वह उसी जिस बात पे हमें हमदर्दी दिखा रहे होते हैं, जब हम सामने नहीं होंगे तो वह उसी हमदर्दी को एक साइड रखकर वो हमारे पूरे जीवन का एक मजाक बनाकर रख देंगे। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें प्रसन्न रहना चाहिए। खुशी भी हमें अकेले में ही रखनी चाहिए और दुख भी हमें अपना हर परिस्थिति
इंसान की खुद की होती है। अगर परिस्थिति से हार कर तुम अपने जीवन को ही समाप्त कर दोगे तो लोग फिर भी बातें बनाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि प्रसन्न रहो। दुख है तो दुख को भी सबको मत बताते फिरो, और अगर किसी बात से खुश हो तो भी उसका ढिंढोरा इतना मत पीटो कि लोग तुम्हारी खुशी में खुश ना हो, बल्कि वह और ज्यादा हमारी खुशी को कम करने की कोशिश करे। इसमें लेखक ने चीनी दृष्टिकोण बताया है कि चीनी लोगों का नजरिया ऐसा था कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है कि जो सबसे अधिक खुश रहता है। चीनी लोगों का मानना यह है कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है कि जो अधिक प्रसन्न रहता है। कि अगर तुम दुखी हो तो दुख को किसी के सामने इतना मत बताओ कि तुम्हारा दुख वही इंसान लोगों में मिलकर एक मजाक का विषय बना दे। प्रसन्न रहो और सामने वालों को भी अपनी बातों से प्रसन्न रखो। चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखो। अगर तुम दुखी हो तो भी एक मुस्कान अपने चेहरे पर जरूर रखो। हर परिस्थिति में रहे प्रसन्न। लेखक कहते हैं कि हमें हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। अंग्रेजी लेखक आंद्रे गिग का एक कथन लेखक कहते हैं कि खुश रहना मनुष्य की जरूरत ही नहीं, बल्कि यह उसका नैतिक उत्तरदायित्व बनता है। कि खुश रहना मनुष्य की जरूरत ही नहीं है, बल्कि समाज के लिए उसका ये एक नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि अगर तुम खुश नहीं हो तो सामने वाले दुखी व्यक्ति को भी तुम कैसे खुश रख सकते हो। ये एक प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है कि किसी का दुख सुनने की शक्ति हमारे में होनी चाहिए और ऐसे दुखी लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी जरूर होती है। एक धनवान व्यक्ति है, उसके पास समाज की सारी भौतिक सुविधाओं की कमी नहीं है, सारी भौतिक सुविधाओं से वह लैस है, फिर भी वह कई ऐसी बातों से वह दुखी रहता है कि वह रात को या दिन को चैन की नींद भी नहीं सो पाता है। सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी अगर व्यक्ति खुश नहीं है तो फिर क्या है कि हम अगर जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ गए और उस उतार चढ़ाव से हम अपने जीवन को नीरस बना लें तो वह जीने की कला नहीं है। हमें प्रसन्न रहना है, हमें प्रसन्न इसलिए रहना है, खुश इसलिए रहना है क्योंकि समाज के लिए हमारी नैतिक
उत्तरदायित्व बनता है। प्राकृतिक सौंदर्य में स्थान नहीं। हमारे लेखक कहते हैं कि जब हम नेचर को देखते, प्रकृति को देखते हैं, तो प्रकृति मुरझाने के बाद फिर खिल उठती है। एक बगीचा जो फूलों से भरा हुआ है और एक समय ऐसा आता है कि वो बगीचा पूरा सूख जाता है, लेकिन वह अपनी जड़ों से फिर से हरा भरा हो जाता है। सूरज जो रोज सुबह निकलता है, लेकिन शाम आने पर ही रात उस सूरज की चमक को खत्म कर देती है, लेकिन सुबह वह सूरज फिर एक नई रौनक लेकर आता है और चारों तरफ उजाला बिखेर देता है। चंद्रमा जो अपनी चांदनी से सबको शीतल कर देता है। लेखक कहते हैं कि रात को टिमटिमाते हुए तारे इतने सुंदर लगते हैं कि जैसे वो मुस्कुरा रहे हों। वही तारों को सूरज खत्म कर देता है सुबह होने पर, सुबह को शाम खत्म कर देती है। जो अर्ध खिले फूल रह जाते हैं वो दूसरे दिन फिर खिल उठते हैं। तो ये उदाहरण देकर लेखक ये कहना चाहते हैं कि ऐसे जो लोग प्रसन्न नहीं है, जो उदासीनता से भरे हैं, जो खुशी का एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाल सकते, ऐसे लोगों का इस प्रकृति में भी कोई स्थान नहीं है। ऐसे लोगों को कोई भी अपने जीवन में स्थान नहीं देता है। अगर तुम खुश होगे, तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता हुआ है, प्रसन्न रहोगे, अच्छी बातें करोगे, किसी के मनोबल को कमजोर नहीं होने दोगे, तो ऐसे लोगों को सब अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे लोग जीवन में एक प्रसंग बन जाते हैं, यादगार व्यक्ति बन जाते हैं। और जो व्यक्ति खुद भी खुश नहीं रहता और दूसरों को भी खुश नहीं रहने देता, हमेशा कुछ ना कुछ कमी निकालता रहता है, जिसे खुश रहना आता ही नहीं है, वह व्यक्ति समाज में भी किसी काम का नहीं रहता। जिस तरह से प्रकृति में अर्ध खिले फूल गिर जाते हैं, जो लकड़ियां सूखी रह जाती है उसे लोग काट कर ले जाते हैं, ऐसे ही इस समाज में अप्रसन्न लोगों का भी कोई स्थान नहीं है। इसलिए लेखक कहते हैं कि जीने की कला भी आनी चाहिए, जीवन को बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। दुख आया है, ठीक है, चला जाएगा। अगर खुशियां आई है तो खुशियां तो हमें स्वाभाविक है, खुशी कर देगी, लेकिन दुख में भी तुम परेशान हो, खुशी में भी परेशान हो, तो ये जीने की कला नहीं है। तो एक निबंध के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हमें ये पाठ समझाया है। स्टूडेंट्स, आप जब ये पाठ पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा कि जीवन जीना भी एक कला है। जैसे
गीत गाना एक कला है, नृत्य करना एक कला है, खाना बनाना एक कला है, अपने आप को स्वस्थ रखना एक कला है, दूसरों को हंसाना एक कला है। तो जीवन जीना भी एक कला है। बहुत ही सुंदर ये पाठ है, आप लोग एक बार जरूर पढ़ना। आपको सभी प्रश्न के उत्तर इसमें मिल जाएंगे। और अगर फिर भी आपको किसी तरह की मुश्किल है, कोई प्रश्न आपको नहीं मिल रहा है, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स, जो भी चैप्टर में, जो भी लेसन और कविता में समझाती हूँ, आप एक बार उसे जरूर रीड करें, तो आपका वह और मजबूत हो जाएगा। आप आसानी से पाठ को समझ पाओगे, काव्य को समझ पाओगे। धन्यवाद।